हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। तो कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, हम इस समय हिंदी में बात कर रहे हैं संधियों की, जिसमें हमने संधि के 2-3 वीडियो पढ़ लिए हैं। आज मेरा लास्ट वीडियो है विसर्ग संधि का। इससे पहले हमने स्वर संधि और व्यंजन संधि बिल्कुल डिटेल में कर लिया है, अच्छे अच्छे उदाहरणों के साथ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, हम हिंदी पढ़ रहे हैं KVS PRT के लिए। तो यहाँ पे हम 30 में 30 की तैयारी के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, अगर आप यहाँ रेगुलर बने रहते हैं तो आपको 30 में 30 यहाँ से गारंटी है कि आपका 30 में 30 नंबर आएंगे। यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ओके, अब ये क्लास जो हिंदी की क्लास आप अब आने वाले एग्जाम UP टेट के लिए भी ले सकते हैं, क्योंकि सिलेबस एक ही है आपका। सुपर टेट के लिए भी ले सकते हैं, और रीट हाल ही में जो आपका 25 फरवरी को है उसके लिए, और KVS तो है ही आपका। और जिसके लिए भी जहाँ जहाँ भी हिंदी पूछी जाती है, मेन चीज़ तो हमने ये बताया गया है। फिर जहाँ जहाँ हिंदी पूछी जाती है वहाँ के लिए आपकी ये क्लास इंपॉर्टेंट है हिंदी की। ओके, तो ले सकते हैं, क्योंकि आपको डिटेल में हिंदी एकदम बेसिक से पढ़ाई जा रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं एक बार चैनल पे आके पूरी वीडियो देख के कि कैसा पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए हम सीधे स्टार्ट करते हैं, बात को आगे ना बढ़ाते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक बात और इम्पॉर्टेंट सूचना है आपके लिए कि आपकी करेक्शन डेट आ गई है। KVS PRT KVS की आपकी करेक्शन डेट आ गई है। तो जिनके भी फॉर्म में जो भी गलतियां हैं तो प्लीज़ करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आखिरी मौका है आपको फॉर्म करेक्ट करने का जो भी अपना है। उसके बाद आपको कोई मौका, संशोधन का कोई मौका आपको नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज़, शायद 8 तारीख तक है, साइट खुली रहेगी, कल से भरे जाएंगे फॉर्म, यानी 6 तारीख से। तो इसको देखिएगा आप और अपने फॉर्म करेक्ट कर लीजिएगा। जिन्होंने पूरा भर लिया है, सबमिट भी कर लिया है, एक बार वो भी रीचेक कर लेंगे कि अगर कहीं उनके में गलती है तो जाके सही कर लेंगे। तो चलिए हम सीधे आते हैं चैप्टर पे। क्या पढ़ रहे हैं हम? विसर्ग संधि। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ चीज़ें आपको एकदम बेसिक से पढ़ाई जाए, एकदम क्वालिटी के साथ चीज़ें दी जा रही हैं कि आपका एग्ज़ाम, सारा चीज़ आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। कुछ भी बाहर से नहीं है, ना इधर उधर से हमने कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें आपका नहीं लिया है। सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड KVS PRT आपका लेके चल रहे हैं, और जहाँ भी आपकी हिंदी पूछी जाएगी वहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि क्या होती है? देखिए, विसर्ग क्या होता है? विसर्ग का मतलब ये जो दो बिंदियाँ होती है, ये क्या होता है? विसर्ग बोलते हैं इनको। ओके, तो क्या होता है, एक फार्मूला हम बताते हैं कि अगर विसर्ग के बाद, ओके, किसी विसर्ग के बाद, तो हम लिख देते हैं सीधे सीधे आपकी लाइन, किसी विसर्ग के बाद ओके, किसी विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है आपका। ओके, किसी स्वर या व्यंजन का मेल होने, यानी किसी विसर्ग के बाद जब स्वर या व्यंजन का मेल होता है, तो विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? परिवर्तन या विकार बोल सकते हैं। परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। ओके, विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, आपका विसर्ग है, ये विसर्ग है। विसर्ग के बाद आपका कोई भी स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है। ओके, तो जब यहाँ हम संधि बनाएंगे तो उसके बाद इस विसर्ग में जो परिवर्तन या विकार होगा, ये हमारा कहलाएगा विसर्ग संधि। तो ये चीज़ें हैं कि विसर्ग में यहाँ पर परिवर्तन होता है। जैसे हम उदाहरण देख लेते हैं, आपका एक उदाहरण देख लीजिए, फिर हम आते हैं नियमों पे। तो उदाहरण जैसे हमने लिखा नमः प्लस ते। ओके, तो हमने क्या लिखा? नमः प्लस ते। तो ये कैसे बनेगा? तो नमः, और ये विसर्ग में परिवर्तन होकर यहाँ पर आ जाएगा सा, और ते हो जाएगा, तो नमस्ते हो जाएगा। अभी हम सारे नियमों के माध्यम से इनको समझेंगे। तो आई होप आपने इसको समझ लिया होगा। अब हम सीधे आते हैं नियमों पे। नियमों को हम लिख के समझेंगे, नहीं तो टाइम बहुत लगेगा। तो हम सीधे नियम पे आते हैं आपके, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं विसर्ग संधि के नियमों को। चलिए एक बार हम और परिभाषा देख लेते हैं। हमने कहा है कि किसी विसर्ग के बाद, ओके, हमने कहा है कि किसी विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन का मेल होने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। तो ये आपको परिभाषा याद हो गई होगी। वैसे परिभाषा कहीं पूछी नहीं जाती है, आपके समझने के लिए। देखिए, पहला नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। पहला नियम क्या है? विसर्ग का चिन्ह आप जानते हैं, ये होता है आहा वाला। ओके, तो दिया अगर विसर्ग के बाद चा या छा आए, आपका फार्मूला क्या है कि अगर विसर्ग के बाद चा या छा आए तो जो ये विसर्ग है, ये हमने विसर्ग का निशान लगाया है, तो किस में बदल जाता है? शा में बदल जाता है। ओके, कि अगर विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो विसर्ग किस में बदलता है? शा में बदलता है।
और अगर विसर्ग के बाद टा या ठा आ जाए तो विसर्ग किस में बदलता है, सा में बदलता है, ये मूर्धन्य सा में बदलता है। और अगर विसर्ग के बाद ता या था आ जाए तो विसर्ग किस में बदलता है, शा में। देखिए स्पष्ट है, आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए चा या छा क्या है, चा या छा क्या है, उच्चारण स्थान इसका तालव्य है। ओके, तो इस शा का भी क्या है, तालव्य है। ये सा भी किस में परिवर्तित हुआ, तालव्य शा में परिवर्तित हुआ। चा छा तालव्य था तो तालव्य में ही परिवर्तित। अब टा ठा ये मूर्धा है, मूर्धन्य है ये। ओके, तो ये सा भी आपका मूर्धन्य है, मूर्धन्य सा है ये। ओके, फिर देखते हैं ये ता और था क्या है, दंत है, इसका उच्चारण स्थान दंत है, तो ये इस सा का भी दंत में परिवर्तन हो गया। तो आप देख सकते हैं कि चा छा तालव्य है, टा ठा मूर्धन्य है और ता था दंत है। तो जैसे था वैसे ही शा में परिवर्तित हो गया। तो चा छा का परिवर्तन शा में हो गया और टा ठा का परिवर्तन सा में हो गया और ता था का परिवर्तन सा में हो गया। तो आप देख सकते हैं। अब ऐसे ही हम आगे के उदाहरणों को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, नमः प्लस्ते। ध्यान से देखिएगा, नमः प्लस्ते विसर्ग है और यहाँ पर ता है। देख सकते हैं विसर्ग के बाद ता है तो परिवर्तन किस में होगा, इस सा में होगा। तो हम लिखते हैं नमः, नमः, और विसर्ग की जगह आधा सा हो जाएगा और ते, तो नमः प्लस्ते यानी कि नमस्ते। तो ता के सबसे पहले क्या है, ता के पहले क्या आएगा, ये वाला सा आएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है। ता के पहले दंत सा आएगा। फिर देखते हैं निहि प्लस चय। ध्यान से देखिएगा, निहि प्लस चय, तो यहाँ पे चा है, यहाँ पे विसर्ग है, तो इस चा के अनुसार किस शा में परिवर्तन होगा, विसर्ग का इस सा में परिवर्तन होगा। तो हमने क्या लिखा, निश्चय। ओके, जैसे कि इस विसर्ग का हम शा में परिवर्तन कर देंगे और यहाँ पे चा था तो चा के हिसाब से परिवर्तन क्या होगा, इस सा में होगा। तो इस हिसाब से हमने ये परिवर्तन कर दिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर निहि प्लस छल, देखिए चा के बाद छा यहीं पे है, तो यानी कि इसी शा में परिवर्तन होगा इस विसर्ग का। तो हम देखते हैं निहि प्लस छल यानी कि निश्चल। ओके, तो ये हो गया। फिर देखते हैं दुह प्लस तर। देखिए ता आता है दंत, इसका उच्चारण स्थान दंत है ता का, तो उसी हिसाब से विसर्ग बन जाएगा दंत सा में। तो दुह प्लस तर यानी कि दुस्तर। फिर देखते हैं निहि प्लस ठुर। देखिए ठा क्या है, मूर्धन्य है, तो यहाँ भी मूर्धन्य सा आ जाएगा। निहि प्लस ठुर यानी कि निष्ठुर, तो हम यहाँ पे निष्ठुर कर सकते हैं। फिर देखते हैं मनः प्लस ताप। ओके, मनः प्लस ताप, तो ता क्या है, दंत है, उच्चारण स्थान इसका, और ये क्या है, विसर्ग है यहाँ पर। तो मनः दंताप यानी कि मनस्ताप। फिर देखते हैं धनुः प्लस टंकार। तो टा क्या है, मूर्धन्य है, तो ध हो जाएगा धनुष्टंकार। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि कैसे क्या होगा, वर्तनी तो आपको आती होगी। धनुष्टंकार। फिर हम देखते हैं मरुः प्लस थल। देखिए ता और था क्या है, सा के हिसाब से, तो मरुस्थल हो जाएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं। नियम क्या है हमारा पहला, कि अगर विसर्ग के बाद चा या छा आता है तो तालव्य शा में परिवर्तन, विसर्ग के बाद टा या ठा आता है तो मूर्धन्य सा में परिवर्तन विसर्ग का, और विसर्ग के बाद अगर ता या था आता है तो दंत सा में मूर्धन्य का परिवर्तन हम करेंगे। जैसे हमने किया नमः प्लस ते नमस्ते, क्योंकि इसी हिसाब से हम पूरा मैच कर लेंगे कि किसके बाद विसर्ग के बाद क्या आता है, उसी हिसाब से हम करेंगे। नमः प्लस ते यानी कि नमस्ते, निहि प्लस चय निश्चय, निहि प्लस छल यानी कि निश्चल, दुह प्लस तर यानी कि दुस्तर, निहि प्लस ठुर निष्ठुर, और मनः प्लस ताप यानी कि मनस्ताप, धनु प्लस टंकार यानी धनुष्टंकार, मरुः प्लस थल यानी कि मरुस्थल। आई होप ये समझ में आया होगा आपको ये नियम संधि का। अब हम आते हैं अगले नियम पे। तो अगले नियम को देखिए, ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम देखते हैं अगले नियम को। अगला नियम संधि के बाद क्या है, संधि का संधि विसर्ग संधि का क्या है कि विसर्ग से पहले तो आ होगा आपका। ओके, इसमें क्या है, विसर्ग के पहले आ होगा, और अगर बाद में आए, ओके, अगर बाद में आए या वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आए, जैसे कि हमने आपको स्पर्श व्यंजन की टेबल बना के बताई थी कि वर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, जैसे का वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा हमने दिया है। तो जैसे का वर्ग का क्या दिया है, तीसरा चौथा और पांचवा वर्ग दिया है। का वर्ग में क्या होगा, ग घ अंग। यहाँ पे लिख के आपको बता देते हैं। जैसे हमने लिखा का खा ग घा अंगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली है तो जरूर जाके लीजिएगा, वहाँ सारी चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो यहाँ ये पे हो गया 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे इन वर्णों की बात की गई है, का खा गा घा अंगा, छ जा जा झैया टठा डढ़ाना, इस सभी की बात की गई है। तो आप ऐसे ही समझ जाएंगे। ओके, तो ऐसे तीसरे वर्ण की हमने बात की है, पिछले में हमने देखा था और हमने टेबल भी बना के आपको बताया था। तो चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर क्या है कि अगर विसर्ग के पहले आ हो, जाहिर सी बात है विसर्ग के पहले आपका आ होगा, उसके बाद में अगर आपका आ रहा है या वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आएगा, या यारा लावा आएगा और या हा आएगा, तो जो विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ओ में। सीधे सीधे विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा, ओ में। क्या बात क्या है कि अगर विसर्ग, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं आपका
आ तो आएगा विसर्ग के पहले, उसके बाद हा है, या तो आपका आ रहा है यहाँ पर, या आ रहा है तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आ रहा है, या रा, ला, वा, हा आ रहा है। तो जो ये विसर्ग है ये किस में परिवर्तित होगा? ओ में। तो यही आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब हम इसको आगे आपको बताते हैं कि क्या है ये चीज़ें। तो हमने क्या देखा आगे? देखिए यहाँ पे क्या है, मनः प्लस अनुकूल। तो हमने देखा विसर्ग के पहले तो सब में आ है, तो उसको हम बताएंगे नहीं, और फिर बाद में आ है तो हमने कहा विसर्ग किस में परिवर्तित होगा? ओ में परिवर्तित होगा। तो मनः प्लस अनुकूल, तो इसी विसर्ग को हम ओ में परिवर्तित कर देंगे। तो विसर्ग परिवर्तित हुआ तो मनः की जगह मनो हो गया, और अनुकूल यानी कि नुकूल, मनोनुकूल। ओके, मनोनुकूल हो गया। फिर मनः प्लस योग, मनः प्लस योग, देखिए इसके बाद या है विसर्ग के बाद, तो ये क्या हो जाएगा? विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर विसर्ग जो है ओ में ही परिवर्तित होगा, तो हो जाएगा ये मनोयोग। फिर बात करते हैं अधा प्लस गति, तो ये हो जाएगा विसर्ग के जगह ओ, अधोगति। फिर हम देखते हैं परः प्लस अक्ष यानी कि परोक्ष। फिर देखते हैं तपः प्लस भूमि यानी कि तपोभूमि। विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा। अगर ये सारी कंडीशन आ रही है तो आपको सारे नियम इसके लिए याद करने पड़ेंगे या समझना पड़ेगा आपको। तेज प्लस मूर्ति, तो तेजो मूर्ति, तेजो मूर्ति ये आपका हो जाएगा। फिर बात करें आगे पयः प्लस धी यानी कि पयोधी, तो ये हो गया आपका दूसरा नियम। फिर से एक बार बता देते हैं दूसरा नियम क्या है। दूसरे नियम में कहा गया कि अगर विसर्ग पहले आ होगा और बाद में आ है, या बाद में क्या है तीसरा या चौथा पांचवा वर्ण है, या यारा लावा है या हा है, तो विसर्ग जो है ओ में परिवर्तित होगा। जैसा कि हमने देखा मनः प्लस अनुकूल यानी कि मनोनुकूल, मनः प्लस योग यानी कि मनोयोग, अधा प्लस गति अधोगति, परा प्लस अक्ष परोक्ष, तपः प्लस भूमि तपोभूमि, तेजा प्लस मूर्ति तेजो मूर्ति, और पयः प्लस धी पयोधी। तो ये आपका हो गए दो नियम। तो इन नियमों के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे नियम की बात करते हैं। ये सारे एग्जाम्पल आपके कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी एग्जाम्पल यहाँ पर कराए जा रहे हैं आप देख लीजिएगा, पिछले पेपर उठा के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट है आपके। तो इन सभी को देखिए, फिर हम अगले नियमों पे आते हैं और अगले नियमों को लिखते हैं। तो ध्यान से लिखिएगा इसको, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चलिए हम देखते हैं आगे के नियम को। तो आगे हमारा तीसरा नियम क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा नियम कहता है कि अगर विसर्ग से पहले, ओके क्या कहा है, विसर्ग से पहले यदि आ को छोड़कर, यानी आ और आ नहीं होना चाहिए, विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर हो, इन स्वरों को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ओके दूसरा स्वर हो, और उसके बाद में यानी विसर्ग के बाद में आ हो या ऊ हो, ओके, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या रा लावा हो, तो इनमें से कोई भी हो, तो जो विसर्ग है तो वो रा या अर में परिवर्तित हो जाता है। ओके, कहने का मतलब देखिए, कहने का मतलब आ या आ को छोड़कर कोई भी दूसरा वर्ण हो, तो यहाँ देखिए कोई भी दूसरा वर्ण हो, किससे, विसर्ग से पहले, फिर उसके बाद यहाँ पर चाहे आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, चाहे ऊ आ जाए, या आ जाए, रा आ जाए, ला आ जाए, या वा आ जाए, या वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण आ जाए, तो जो विसर्ग है, ये वाला जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित होगा, रा में या अर में। तो ये याद रखिएगा। तो यही चीज़ें आपकी लिखी हुई हैं यहाँ पर। क्या लिखा हुआ है कि अगर विसर्ग से पहले आ और आ नहीं है, आ और आ को छोड़कर कोई भी दूसरा वर्ण है, दूसरा वर्ण नहीं स्वर, ओके दूसरा स्वर है, ओके उसके बाद आ, बड़ा आ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ है, या यारा लावा है, या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है, या ओके तो ये चीज़ें हैं। तो ये जो विसर्ग है ये रा या अर में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम आगे देखते हैं उदाहरणों को। यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, अभी उदाहरण देखेंगे और स्पष्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कि लिखा है नहीं, देखिए यहाँ पर किसी में नहीं, आप देखेंगे कि छोटा आ या बड़ा आ स्वर विसर्ग से पहले हो, किसी में नहीं है, तो हमने निहि प्लस अर्थक क्या हो जाएगा, निहि प्लस अर्थक तो हो जाएगा निरर्थक, जैसा कि हमने कहा है रा या अर में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा निहि प्लस अर्थक निरर्थक, विसर्ग जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा। विसर्ग हमारा किस में परिवर्तित हो गया, रा में, ओके निरर्थक हो गया। तो ये हम हलंत लगा देते हैं रा में। तो फिर देखते हैं दुह प्लस जन, तो जो विसर्ग है किसमें, रा में परिवर्तित होगा, तो क्या हो जाएगा दुर्जन। ओके, फिर देखते हैं दुह प्लस आत्मा, दुह प्लस आत्मा, तो विसर्ग की जगह रा होगा, तो यानी क्या हो जाएगा दुरात्मा, दुरात्मा। तो ये बन जाएगा आपका संधि। फिर देखते हैं आशीह प्लस वाद, अब देखिए विसर्ग की जगह रा में परिवर्तित होगा अर में, तो हो जाएगा आशीर्वाद, क्या हो जाएगा आशीर्वाद। फिर हम देखते हैं यजुह प्लस वेद, तो इसमें किस में परिवर्तित होगा, रा में, तो हो जाएगा यजुर्वेद, यजुर्वेद यहाँ पे बन जाएगा हमारा।
फिर हम देखते हैं धनु प्लस विद्या। तो देखिए ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, विसर्ग रा में परिवर्तित हो जाएगा। तो धनु प्लस विद्या यानी कि धनुर्विद्या। एक दो बार आप उदाहरणों को देखेंगे, आपको वैसे ही नियम और उदाहरण सारे समझ में आ जाएंगे। दुह प्लस उपयोग यानी कि दुरुपयोग, दुरुपयोग। तो ये हमारा बन गया। एक बार हम नियमों को और जानते हैं, नियम को एक बार और समझते हैं। तो हमने कहा है कि विसर्ग के पहले अगर छोटा आ या बड़ा आ को छोड़ दिया जाए, इसके बाद कोई भी स्वर हो, विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर हो, उसके बाद बड़ा आ या छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, या वर्ग का तीसरा या चौथा पांचवा वर्ण हो, या रा लावा हो, तो इनमें से कोई भी हो तो विसर्ग जो है किसमें परिवर्तित हो जाता है, रा या अर में। हमने देखा निह प्लस अर्थक यानी निरर्थक, देखेंगे सीधे सीधे बदल गया है चीज़ें। दुह प्लस जन यानी कि दुर्जन, दुह प्लस आत्मा यानी कि दुरात्मा, आशीह प्लस वाद यानी आशीर्वाद, यजुह प्लस वेद यानी कि यजुर्वेद, धनु प्लस विद्या यानी कि धनुर्विद्या, दुह प्लस उपयोग यानी कि दुरुपयोग। तो सारे उदाहरणों को देखिएगा, सारे उदाहरण आपके जरूरी भी है, किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। फिर हम देखते हैं अगले नियम को। अगला नियम हमारा क्या है, देखिए कि लिखा है यदि विसर्ग से पहले, क्या लिखा है, यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो, ओके, विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो, ओके, और उसके बाद में हमने प्लस इसीलिए लगा दिया है, तो उसके बाद में हो का हो या खा हो या पा हो या फा हो, तो जो विसर्ग है ये सा में बदल जाता है, ओके। तो विसर्ग किस में बदलता है, सा में बदलता है। हमने कहा कि यदि विसर्ग से पहले छोटी ई या छोटा ऊ हो और उसके बाद में क्या हो, का हो, खा हो, पा हो या फा हो, तो विसर्ग जो है सा में बदल जाता है। ये याद रखिएगा। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर हमने उदाहरण लिया, केवल देखिए यहाँ पर ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ई की मात्रा, यही चीज़ें हैं। तो अब हम देखेंगे कैसे बदलेगा, विसर्ग यहाँ पर सा में बदलेगा और बाद में क्या हो, का हो या का हो, खा हो या पा हो या फा हो, तो पा फा खा ये सारी चीज़ें हैं। फिर हम आगे देखते हैं क्या होता है, उदाहरण इसके लिखा दुह प्लस कर्म। देखिए विसर्ग के बाद का आया तो विसर्ग इसमें परिवर्तित होगा सा में, तो दुष्कर्म, ओके। निह प्लस कंटक यानी कि निष्कंटक, विसर्ग परिवर्तित हो जाएगा सा में। तो सीधा एक ही सा में सारे परिवर्तित होंगे, इसलिए सीधा सीधा कर दे रहे हैं। निह प्लस कपट यानी कि निष्कपट। फिर देखते हैं निह प्लस फल यानी कि निष्फल। ये सारे उदाहरण जरूरी और किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इन सभी उदाहरणों को याद रखिएगा। दुह प्लस प्रकृति यानी कि दुष्प्रकृति, दुष्प्रकृति। फिर देखते हैं निह प्लस प्राण यानी कि निष्प्राण। फिर देखते हैं आवेह प्लस कार यानी कि आविष्कार। फिर क्या है, बहि प्लस कार यानी कि बहिष्कार। तो ये सारे विसर्ग किस में परिवर्तित हो गए, मूर्धन्य सा में, ओके। तो ये आप देख रहे होंगे कि नियम क्या था कि किसी भी विसर्ग से पहले ई या और ऊ होगा, अगर और बाद में काखा या पाफा होगा तो विसर्ग जो है किस में परिवर्तित हो जाएगा, सा में। तो इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। यहाँ आविष्कार है, तो हमने क्या देखा, एक बार और देख लेते हैं। दुह प्लस कर्म यानी कि दुष्कर्म, निह प्लस कंटक निष्कंटक, निह प्लस कपट यानी निष्कपट, निह प्लस फल यानी निष्फल, दुह प्लस प्रकृति यानी दुष्प्रकृति, निह प्लस प्राण यानी कि निष्प्राण, आवेह प्लस कार यानी कि आविष्कार और बहि प्लस कार बहिष्कार। तो हमने देखा ये तीसरा और चौथा नियम भी हो गया, हमने डिटेल में समझ लिया। तो इसका आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। फिर हम अगले नियम पे आते हैं, तो इन नियमों को आप अच्छे से देखिएगा। फिर हम देखते हैं आगे। चलिए हम देखते हैं अब आगे के नियम को। तो आगे का नियम हमारा क्या कहता है कि यदि विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो। तो नियम हमारा कहता है अगला नियम कि अगर विसर्ग के बाद क्या हो, रा हो, क्या हो, हमने यहाँ कहा विसर्ग के बाद अगर क्या हो, रा हो, तो विसर्ग जो है लुप्त हो जाता है, यानी कि विसर्ग क्या है, लुप्त हो जाता है। और इससे पहले जो स्वर होता है, ओके, इससे पहले जो भी स्वर होता है ये हो जाता है दीर्घ। ये याद रखिए, हमने क्या बताया है ऊपर कि अगर विसर्ग के बाद रा हो, आपका क्या हो, विसर्ग के बाद रा हो, तो क्या हो जाता है, विसर्ग तो हो जाता है लुप्त, यानी कि विसर्ग आपका गायब हो जाता है, और उससे पहले का जो स्वर होता है वो हो जाता है दीर्घ। तो हमने इसीलिए आपको लिखा है कि विसर्ग जो है, विसर्ग के बाद अगर रा हो तो विसर्ग आपका हो जाता है लुप्त, और ये जो स्वर होता है विसर्ग के पहले का, ये दीर्घ हो जाता है। तो जैसा कि हमने इसमें देखा, तो हम आगे उदाहरणों के माध्यम से भी देखेंगे इसको। तो ये चीज़ें देखिएगा। चलिए फिर देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए विसर्ग के पहले छोटी ई है, ओके, विसर्ग के पहले छोटी ई है और बाद में क्या है, रा है। जैसा कि हमने कहा रा है, तो निह प्लस रोग लिखा है, तो विसर्ग के पहले की मात्रा हमने कहा है दीर्घ हो जाती है और बाकी का हम विसर्ग लुप्त हो जाता है और ऐसे का ऐसे एटीज लिख देते हैं। तो निह प्लस रोग यानी निरोग। फिर निह प्लस रज, तो क्या हो जाएगा, निह नी है तो नी हो जाएगा और रज हो जाएगा नीरज, और विसर्ग जो है लोप हो जाएगा। निह प्लस रस यानी कि
नीरस। तो जो यहाँ पर छोटी ई की मात्रा थी तो वो हो गई आपकी बड़ी ई की मात्रा और विसर्ग का हो गया लोप, और ऐसी चीज़ों को हमने ऐसे लिख दिया। ओके, तो ये हो गया आपका उदाहरण। जैसे कि हमने बताया, एक बार और देख लेते हैं कि अगर विसर्ग के बाद रा है तो क्या होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है, और विसर्ग के पहले अगर कोई भी मात्रा होती है तो वो दीर्घ हो जाती है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि विसर्ग के पहले छोटी ई की मात्रा थी, देखिए सब में दीर्घ हो गई है, बड़ी ई की हो गई है, और विसर्ग का लोप हो गया है। बाकी चीज़ों को हमने वैसे लिख दिया है। निह प्लस रोग यानी नीरोग, निह प्लस रज यानी नीरज, और निह प्लस रस यानी कि नीरस। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा। फिर हम देखते हैं आगे अगला नियम, ये हमारा आखिरी नियम है, विसर्ग संधि का आखिरी नियम है कि यदि विसर्ग से पहले आ हो, क्या दिया है इन्होंने कि विसर्ग से पहले क्या हो, आ हो। जैसे हमने यहाँ पर आ किसके पहले हो, विसर्ग से पहले आ हो, उसके बाद में का या हो, क्या हो, का या हो, तो क्या होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे हम वैसे लिख देते हैं। क्या बस एक शर्त इसकी होनी चाहिए कि विसर्ग से पहले आ हो, तो देखते हैं सारे उदाहरणों में विसर्ग से पहले आ की मात्रा है, उसके बाद का या आ हो, तो क्या होता है, हमारे विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, और सीधे का सीधे हम वैसे ही लिख देते हैं। जैसे कि देखते हैं, यदि विसर्ग से पहले आ हो और बाद में क्या हो, का या हो, का हो या हो, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ये याद रखिएगा। फिर हम देखते हैं उदाहरणों को। लिखा है प्रातः प्लस काल, हम एज इट इज ऐसे लिख देंगे कि विसर्ग के बाद छोटा आ है और बाद में का है, तो सीधे हम क्या लिखेंगे, प्रातः काल। प्रातः काल का क्या लिख देंगे, प्रातः काल। फिर लिखते हैं अंतःकरण, तो अंतःकरण को भी हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि पहले छोटा आ है और बाद में का है, अंतःकरण हो गया। फिर क्या है, अधोपतन, अधापतन यानी कि अधापतन हम लिख देंगे, अधापतन। फिर क्या है, रजकण यानी कि रजः कण। तो ये हो गया हमारा ये उदाहरण। जैसे कि हमने क्या बताया आपको कि विसर्ग के पहले अगर आ हो, तो हमने देखा विसर्ग के पहले आ है, बाद में का है या है। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। का या पा हो, शायद हमने या लिख दिया है, तो का या पा हो, हाँ का या पा हो, या नहीं है का या पा हो, ये सॉरी इसके लिए का या पा हो। ओके, हाँ का या पा होगा तो क्या होगा, विसर्ग जो है परिवर्तित नहीं होगा, वैसे ही रहेगा। तो हमने यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, सही कर लीजिएगा, या की जगह पा कर लीजिएगा। का या पा हो, तो प्रातः प्लस काल, प्रातः काल, अंतः प्लस करण, अंतःकरण, अधा प्लस पतन, अधापतन, और रजः प्लस करण यानी कि रजः करण। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए इसमें अपवाद क्या है। जैसे कि हमने विसर्ग के पहले देखा है कि या लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि विसर्ग से पहले या लिखा है, आ लिखा है और बाद में का है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये विसर्ग जो है सा में परिवर्तित हो जाता है। तो नमः प्लस कार यानी कि ये हो जाएगा नमस्कार। तो आपका यहाँ पे ये अपवाद हो गया, ये अपवाद याद रखिएगा। और देखिए पुरः प्लस कार यानी कि पुरस्कार। तो इन अपवादों को ध्यान में रखिएगा, और छोटी सी जो गलती हुई उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ माइंड मत करिएगा, पा की जगह या की जगह पा कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए हम दूसरा अगला नियम हमारा क्या था कि विसर्ग के पहले अगर आ हो और बाद में क्या हो, का या पा हो, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे दिया जाता है उदाहरण, एज इट इज हम वैसे ही लिख देते हैं। और अपवाद थे दो इसमें कि नमः प्लस कार यानी नमस्कार, और पुरः प्लस कार यानी पुरस्कार, यानी कि यहाँ पर विसर्ग में जो है परिवर्तन हो गया है। तो ये हो गया अपवाद आपका। तो आपने अपवादों को भी जान लिया और सारे नियमों को भी जान लिया। आज आपकी हो गई संधि समाप्त, और इतने सारे उदाहरण आपने कर लिए हैं कि आपको और प्रैक्टिस करने की ही ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो सारे उदाहरणों को हमने एज इट इज़ अच्छे से बताया है। जो जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है और जो इंपॉर्टेंट लगे हैं मुझे, वही हमने आपको बताया है। तो अगर आपने क्लास पिछली नहीं देखी है तो प्लीज़ ज़रूर जाकर देखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस एक बार आप विश्वास करिए, आपको 30 में 30 दिलाने की मेरी गारंटी रहेगी। ओके, तो चलिए इसी के साथ विसर्ग संधि के साथ ही मेरी संधि की क्लास ख़त्म होती है। और इतने सारे हमने उदाहरण किए हैं, और सारी क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सारी को अच्छे से करेंगे, सारी क्लासेस को, तो आपको संधि से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक एक नियम आपको अच्छे से बताए गए हैं। तो चलिए ये क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे समास। समास भी आपका थोड़ा बड़ा पड़ेगा, बड़ा संधि से बड़ा नहीं है, वो भी समास बड़ा पड़ेगा थोड़ा सा। तो ज़रूर जाइए, वीडियो को देखिएगा और कमेंट करिएगा कैसी लगी वीडियो, क्योंकि आप लोग हिंदी पे रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी है सिलेबस पूरी कराने की, वो हम कराएंगे। अब आप रिस्पांस देंगे या नहीं देंगे, बाकी जो हमने बेड़ा उठाया है वो तो हम पूरा करके ही रखेंगे। हम आप देखें या ना देखें, 30 में 30 हमने दिलाने की बात की है, तो हम अपना सिलेबस हम पूरा कराएंगे आपको हिंदी का, क्योंकि हिंदी में आपको कोई भी समस्या ना आए और ना ही ये कोई कह पाए कि सिलेबस नहीं पूरा था। तो एग्ज़ाम से पहले
और बहुत पहले हम आपका सिलेबस पूरा करा देंगे, ये आप विश्वास रखिएगा। जितने भी लोग देखेंगे 5-6 लोग, 20 लोग, 25 लोग, उन सभी का सिलेबस पूरा होगा। और रेगुलर लगे रहिए तो आपको हिंदी की क्लास में कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी, ना आपको कहीं से पढ़ने की अलग से ज़रूरत पड़ेगी। तो एज इट इज़ आपको अच्छी क्लास जैसी होनी चाहिए वैसी आपको मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ ये क्लास खत्म होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। जिन्हें ज़रूरत है, जिन्हें नहीं आती है हिंदी या जिन्हें आती भी है तो उनका रिवीजन हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। तो इसी के साथ ये क्लास खत्म करते हैं। और हाँ, आप हमारे टेलीग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और 2-4 PDF बची हैं, उसे हम नहीं डाल पाए थे, वो भी डाल देंगे। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए इसी के साथ क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।